हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं भूमिका आपके लिए लेके आई हूँ रानी चेन्नम्मा की जीवन कथा का चौथा भाग, जो मलसरजा की पत्नी थी। और ये कर्नाटक में बेलगांव में पुणे वाले जो पुणे जाने वाली हाईवे उस पर पड़ता है। और मैं उसका चौथा भाग लेके आई हूँ। 3 भाग मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ। इसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि जो महाराजा मलसरजा थे उनकी 2 पत्नियां थी, रुद्रम्रा और चेन्नम्मा। पहली पत्नी रुद्रम्रा तल्लूर के प्रसिद्ध देसाई परिवार से आई थी, जिसके वंशज आज भी हैं। वह स्वयं युद्ध कला में निपुण थी और वह एक वीरांगना थी। ऐतिहासिक अभिलेखों और लेखों में से इस बात के परिणाम स्वरूप अनेक निर्देश मिलते हैं कि देशनूर के युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई में उसने स्वयं भाग लिया था और टीपू की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उसे वापस भगा दिया था। उसका पालन पोषण और उसकी शिक्षा उसके परिवार द्वारा देसाई परिवारों की सर्वोच्च परंपराओं के अनुसार की गई थी। वह उर्दू और फारसी जानती थी। मलसरजा के शासकीय पत्र व्यवहार में उनकी सहायता करती थी। मलसरजा और टीपू सुल्तान के बीच में जो भी पत्र व्यवहार हुआ था, उनमें से अधिकांश पत्र उन्होंने ही तैयार किए थे, मतलब रानी चेन्नम्मा ने। चेन्नम्मा मलसरजा की दूसरी पत्नी थी। यदि मलसरजा अपनी प्रतिभाशाली पहली पत्नी से खुश थे तो कोई भी यह पूछ सकता है कि उन्होंने दूसरा विवाह क्यों किया था। चेन्नम्मा से मलसरजा के प्रथम मिलन की कथा, जिसके कारण उनका विवाह हुआ, अनेक कविताओं और लोक गीतों में आज वहाँ भी मतलब फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है कि वो एक जैसे फिल्मी स्टाइल नहीं होता, उस तरह उनका विवाह हुआ था। लोक कथा की कित्तूर के राजा मलसरजा देसाई चेन्नम्मा से नाटकीय परिस्थिति में मिले थे। आप समझ ही चुके होंगे। मलसरजा दक्षिण रियासतों के देशभक्त प्रमुखों के छोटे से समूह के प्राय अस्वीकृत नेता थे। वे टीपू और पेशवाओं में निरंतर संग्राम से अत्यंत दुखी थे और वह उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके अतिरिक्त इन शक्तिशाली 2 गुटों में निरंतर लड़ाई के कारण विदेशी आक्रामकों, विशेषकर अंग्रेजों का इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का फायदा उठाने और दोनों पक्षों को कमजोर करके उन्हें विभाजित और कब्जा करने का खेल का अवसर मिलता था। आपको पता ही है कि अंग्रेज हमेशा से सोचते थे मौका मिले 2 राजाओं को लड़ाओ और अपनी जगह बनाओ। मलसरजा महान देशभक्त थे। उन्हें अंग्रेजों का और अधिक शक्तिशाली होना अच्छा नहीं लग रहा था। पेशवा तथा टीपू जैसी बड़ी शक्तियों को अंग्रेजों की चाल में फंसते देखकर वह बहुत दुखी हुए। वह कोल्हापुर के राजा समेत सभी देशियाइयों और प्रमुखों को एक संगठित दल में संगठित करना चाहते थे, जो अंग्रेजों के लड़ने के लिए एक शक्ति समझा जाए। वह इस काम को अंग्रेजों को उनके इरादे का कोई सुराग दिए बिना चुपचाप किंतु प्रभावशाली ढंग से करना चाहते थे। अतः वे दक्षिण के उन राज्यों के सभी देशाई और प्रमुखों से मिलने के लिए गए जिनमें उन्हें विश्वास था कि भाई मैं उन्हें इकट्ठा करूँगा और वो मेरे साथ हो जाएंगे। ऐसे एक दौर पर वह काकित गए। काकित जो बेलगांव ज़िले में एक छोटा सा कस्बा या शहर कह सकते हैं, उसका नाम था काकित। उनका मुखिया गुलप्पा घोड़ देसाई था, जो कर्नाटक के उत्तरी भाग में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उस समय काकित सांगली रियासत में था। वह काकित के समीप एक स्थान पर रुके और उनसे मिलने के इरादे के बारे में सूचना भेजी तथा देसाई से उनके उत्तर की प्रतीक्षा की। वह इस स्थान पर लगभग 1 दिन रुके, मतलब वहीं पर ठहर गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने खबर जो होती है सूचना भेज दी थी कि आप मुझसे मिलना चाह रहे या नहीं चाह रहे, तो वो वहाँ पर 1 दिन के लिए रुक गए थे। गांव वालों ने बताया कि इस क्षेत्र में एक नरभक्षी बाघ घूम रहा है। जब वहाँ रुके हुए थे काकित के समीप एक स्थान पर, तो वहाँ गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर एक नरभक्षी जो बाघ घूम रहा है, जो लोगों को मार रहा है। उससे किसानों में भय और आतंक छा हुआ है। उन्होंने मलसरजा से बाघ को मारने की प्रार्थना की कि आप राजा हो और आप ऐसा कर सकते हो, तो हमें इस भय से मुक्त कराएं। अतः मलसरजा, जो कि एक कुशल शिकारी थे,
परिचरों का छोटा सा दल लेकर जंगल में निकल पड़े। वो बाघ को ढूंढने में सफल हो गए। मलसर्जा ने निशाना साधा, एक ही बाण से उस भयंकर बाघ को मार गिराया। जब वह घायल बाघ के पास पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके पास पास पूरी तरह से सशस्त्र एक कन्या बैठी थी। बाघ जो था वो नीचे गिर गया था तीर लगने से, लेकिन उसके पास एक कन्या बैठी थी जो पूरे अस्त्र शस्त्र लिए हुए थी। उसने उस मर्द बाघ पर अपना अधिकार बताया और अजनबी पर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उसके खेल में हस्तक्षेप क्यों किया? मलसर्जा ने इस उडोल सुगठित रूपवती किशोरी पर दृष्टि डाली जिसका अंग प्रत्यंग रानी के समान परिलक्षित हो रहा था। उस समय चेन्नम्मा अपने पूर्ण यौवन पर थी। गुलप्पा गौड़ देसाई और पद्मावती की इस पुत्री, मतलब जो रानी चेन्नम्मा के पिता का नाम गुलप्पा था, गुलप्पा गौड़, और उनकी माता का नाम पद्मावती था, तो वे उन दोनों की पुत्री का जन्म, मतलब रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में हुआ था और उस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी। वह सुंदर और चुस्त थी। मलसर्जा की दृष्टि उस रूपवती कन्या पर अटक गई। वह उसके यौवन तथा सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने बाघ की ओर देखा। उसके शरीर पर 2 बाण लगे थे, एक तो मलसर्जा का और एक रानी चेन्नम्मा का। उस किशोरी का कहना था कि वह बाघ मैंने मारा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजा उनके सौंदर्य साहस को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। अब एक बाण मलसर्जा का लगा हुआ था उसके बाघ में और एक रानी चेन्नम्मा का था, तो उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। उस पर उनका हृदय निछावर कर बैठे। वह यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि वह गुलप्पा गौड़ देसाई की पुत्री है। उन्होंने मर्द बाघ चेन्नम्मा को ले जाने के लिए दिया और उनकी वीरता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की। चेन्नम्मा ने सलज भाव से उनकी प्रशंसा स्वीकार की और वह जानकर बहुत खुश हुई कि वह अगले दिन उसके घर आने वाले हैं। मलसर्जा परम सुंदर थे, मतलब मलसर्जा भी बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी के थे। उन्होंने भी चेन्नम्मा को प्रभावित किया और उनका हृदय मोहक व्यक्तित्व देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। उसने यह कहकर विदा ली कि मुझे अपने घर पर आपका स्वागत करके बेहद खुशी होगी। मतलब वो वहाँ से चली गई कह के कि आप हमारे घर आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। अगले दिन जब मलसर्जा गुलप्पा गौड़ देसाई के घर गए तो उन्होंने उनसे सबसे पहले दक्षिण रियासतों के सभी देसाइयों को एकत्र सूत्र में बांधने की और अपनी योजनाओं के बारे में बातचीत की, जिससे कि उन सबका अस्तित्व कायम रह सके और अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों जैसे विदेशी आक्रामकों से लड़ाई लड़ने की स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार रख सके। इसके बाद उन्होंने उनकी पुत्री चेन्नम्मा से अकस्मात मुलाकात की और बात बताई कि मैं ऐसे आपकी पुत्री से मिला था। उसके साथ विवाह करने के इरादे से का संकेत भी दे दिया। गुलप्पा गौड़ देसाई इस उज्जवल भविष्य से बहुत खुश हुए। चेन्नम्मा अपने बाड़े में पुनः मल्लिका सर्जा से मिली। चेन्नम्मा फिर बाहर अपने आंगन में जाकर मलसर्जा से दोबारा मिली। उस समय मलसर्जा ने अपनी पहली पत्नी रुदम्रा के बारे में भी उसे बताया, जो बहुत सुंदर और प्रतिभावान नारी थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरी और पहली पत्नी है जिसका नाम रुदम्रा है। चेन्नम्मा ने उसका बुरा नहीं माना, वह उनकी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार थी। उन दिनों शाही परिवार में बहु विवाह का बहुत प्रचलित थी। उसने मलसर्जा को वचन दिया कि मैं बड़ी रानी को अपनी बड़ी बहन के रूप में मानूंगी और उनके साथ निवाह करूंगी, उन्हें कभी नाराज़ नहीं करूंगी। मतलब देखो कितनी अच्छी बात है कि मलसर्जा ने पहले ही बता दिया मेरी शादी हुई और रानी चेन्नम्मा ने भी उन्हें कह दिया कि मैं उस बात से कभी नाराज़ नहीं होंगी और कभी हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद शीघ्र ही कांकित में विवाह संपन्न हुआ और जब मलसर्जा किरतूर वापस लौटे तो उनके साथ उनकी बहादुर, चतुर और सुंदर दूसरी पत्नी चेन्नम्मा भी थी। आगामी वर्षों में उन्होंने समझ बूझकर अपने वचन का पालन किया और रुदम्रा ने अपनी बड़ी बहन जैसा प्यार करती थी। उनके पुत्रों शिवलिंग रुद्रसर्जा उर्फ बाबू साहब और वीर रुद्रसर्जा उर्फ बाबा साहब को वह वात्सल्य भी देती थी। उन्होंने अपने पुत्र शिव बास व स्वराज उर्फ बाबा साहब को दिया। वह तीनों को एक से एक वात्सल्य और प्रेम दिखाती थी। चेन्नम्मा की बहुत इच्छा थी कि वह रानी रुदम्रा का पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्जा मलसर्जा का उत्तराधिकारी बने। उन्होंने स्वयं यह सुझाव दिया था। भाग्य ने उनकी इच्छा पूरी करने का कुछ चक्र चलाया।
उनका पुत्र शिव बास व राज कुछ समय बाद बीमार रहकर शीघ्र ही चल बसा। मतलब उनका एक पुत्र था जो चल बसा था, रानी चेन्नम्पा का। वीर रुद्रा सर्जा को कुछ वर्षों के भीतर मर गया। दूसरे वीर रुद्रा था, वो भी कुछ वर्षों के बाद मर गया। रुदम्बरा का पुत्र शिवलिंग रुद्रा सर्जा ही मल सर्जा के बाद कित्तूर की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हकदार बच गया। जैसा कि पहले भी कह जा चुका है कि रानी रुदम्बरा एक ज्ञानवती विदुषी महिला थी। वह धर्म और दर्शन में अधिकाधिक रुचि लेने लगी। धीरे धीरे उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और वह पूजा पाठ में अधिक समय बिताने लगी। कलमठ के स्वामी श्री प्रवचन देते थे और उन्हें महाकाव्य तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनाते थे। उन्होंने मलप्रभा नदी के किनारे संगोली में उनके लिए एक छोटा सा महान मकान बनाया, बड़ा मकान बनवाया, जहाँ पर वह अपनी पूजा पाठ में एकाचित रह सके। उन्होंने राज्य के कार्य चेन्नम्पा की देखरेख में छोड़ दिए, जिन्होंने घरेलू काम में और राज्य के कार्यों में अधिकाधिक उत्तरदायित्व संभालना स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह अपना अधिकाधिक समय पूजा पाठ में अध्ययन करने में बिताने लगी। चेन्नम्पा राज्य कौशल में गहरी रुचि लेती थी। वह अन्याय और क्रूरता को सहन नहीं करती थी। इसी गुण के कारण वह अपने पति और जनता की प्रिय पात्र बन चुकी थी। वह राज्य चलाने में अपनी पति की मदद करने लगी और मराठों और अंग्रेजों को दो विरोधी शक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष में डामाडोल हो रहा था। इस प्रकार चेन्नम्पा उस क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थी। वह सभी अभियानों और युद्धों में राजा मलसर्जा के साथ जाती थी। जब राजा शासन संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करते थे तो वह दरबार में उनके साथ बैठती थी। वह हर दृष्टि से अपने पति की मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शिका थी। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पति की मृत्यु के बाद राजनीतिक शक्ति सहज ही उनके पास आ गई और वह बिना किसी कठिनाई के राज्य के कार्य को अपने नियंत्रण में ले सकी। वह राजनीतिक क्षेत्र में सभी हलचलों और गतिविधियों को बारीकी से देखती थी और उनका अध्ययन भी करती थी। वह बुद्धमती थी और विद्यमान राजनीतिक अवस्थाओं में उनकी गहरी पकड़ थी। साहस और दूरदृष्टता की प्रतिभा से संपन्न रानी चेन्नम्पा जनता से स्नेह करती थी और उनसे खुलकर मिलती जुलती थी। वह उनकी समस्याओं तक लिफों को जानती और उनकी नब्ज पहचान सकती थी। वह तत्काल निर्णय ले सकती थी। उन्होंने गरीब तथा ज़रूरतमंद की सहायता करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह अपनी सेना और अपने सैनिक सरदारों से निकट संपर्क रखती थी। वह वीरतापूर्ण कार्यों की तुरंत प्रशंसा करती थी और वीर सिपाहियों को बढ़िया बढ़िया उपहार देती थी। इस प्रकार चेन्नम्मा मलसर्जा की मृत्यु के बाद 8 वर्ष तक राज्य की नौका सुचारू रूप से चलाती रही और शिवलिंग रुद्र सर्जा केवल नाम के प्रधान रहे थे। इसी के साथ रानी चेन्नम्पा का चौथा पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार।